अभी तक हमने देखा कि ध्रुव और नेहा भी एक दूसरे को फॉल्ट से बचाने के लिए एक झरने से स्टेप पहाड़ से नीचे हल्की बहती हुई नदी तक ले आते हैं। ध्रुव ने नेहा को अपनी पीठ पर बांधा हुआ था। अब आगे अब तक जिस चीज़ को लेकर रमन और पार्थ थोड़ा रिलैक्स हो रहे थे, अब उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग ध्रुव को ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। ना ध्रुव के पास उसका फ़ोन है, ना ही वो अपनी जीपीएस एमलेस वॉच पहना हुआ था। अब तो उसकी लोकेशन स्ट्रीट लाइट से भी ट्रैक करनी मुश्किल थी। पार्थ घबराया हुआ रमन से कहता है, ध्रुव भाई का पता अब कैसे चलेगा? और अगर वो अब तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं तो इसका मतलब वो ज़रूर किसी बहुत बड़े खतरे में हो सकते हैं। तभी पीहू को कुछ याद आ जाता है और वो कहती है, हमें नेहा के फ़ोन की लोकेशन भी एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि नेहा अपना ट्रैकिंग बैग के साथ अपना फ़ोन भी लेकर गई थी। पीहू की बात सुनने के रमन को भी याद आता है और एक उम्मीद फिर से उनके चेहरे पर वापस आती है। रमन जल्दी नेहा का नंबर ट्रैक करने को देता है, जो एक बिप और रेड ग्रीन लाइट के साथ ऊंची पहाड़ी पर ही दिखा रहा था। गार्ड खुशी से कहता है, यस, नंबर इज़ देयर। और अच्छी बात है, ये फ़ोन मूव नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर वहाँ का रूट मैप लाने के बाद जो उम्मीद उन्हें नंबर के ट्रैक होने पर मिली थी, वह एक सूखे पत्ते की तरह बिखर जाती है। दरअसल स्ट्रीट लाइट लाइव लोकेशन से वहाँ के एरिया की हालत से ये पता चल रहा था कि ये वो रास्ता था जहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड ने उन्हें पहले ही ना जाने के लिए कहा था। यहाँ पर पहुँचना, साथ ही वहाँ का झरना और बहती नदी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। अगर गलती से किसी का पैर फिसल जाए तो वो सीधा 500 मीटर नीचे गिरता और उसके नीचे गिरने पर जान भी जा सकती है, क्योंकि नीचे वैली से नदी भी दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक नदी जो आगे जाकर बड़े महासागर में मिलती है और जिसकी रफ्तार बहुत नहीं है, लेकिन यहाँ पर गहरा पानी है जो तैरने में काफ़ी दिक्कत करता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी नदी की धार गहरी कम है, लेकिन इसमें पानी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है। रेडार से भी ये पता चल पाया था कि बादल फटने के बाद ज़्यादातर पानी दूसरी धार वाले नदी में आ चुका है। अब एक चीज़ तो कन्फर्म थी कि अगर नेहा या ध्रुव इन दोनों में से किसी में भी गिर गए हैं तो उनका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर वो ऊपर ही झरने की तरफ हैं, और तो कैसे इतने सारे अचानक आए पानी से अब तक बचे हुए होंगे। बॉडीगार्ड्स के हाथ कांप रहे थे, साथ ही उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने बॉस को कैसे और कहाँ ढूंढें। सबसे बड़ा अंदाज़ा तो अब तक यही था कि ध्रुव और नेहा एक साथ ही हैं भी या फिर नहीं। एक पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी पर ही हर कोई उम्मीद लगा रहा था। लेकिन अब बात के सब्र का बांध टूट चुका था, क्योंकि जान उसके भाई और उसकी दोस्त की खतरे पर थी। असल में उसके भाई ने बहुत पहले ही यहाँ पर रिस्क बताया था, लेकिन उसने अपने भाई को एक बात भी नहीं सुनी थी। नो नो, आई हैव टू डू समथिंग। हम यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। पार्थ अपने बगल में खड़े बॉडीगार्ड से कहता है, तुम मेरे साथ वापस उसी जगह पर चलो और हम बिना भाई और नेहा को लिए वापस नहीं आएंगे। बाकी के गार्ड्स यहीं रहकर कोशिश करेंगे कि नेहा के फ़ोन से कैसे भी उनकी लोकेशन पता चलते रहे। साथ ही चौपर तैयार करो। होगार्ड्स पार्थ को समझाने की कोशिश करता है कि इस मौसम में रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है और ना ही चॉपर इस वक्त अपनी उड़ान भर सकता है।
लेकिन पार्थ अपनी जिद पर आ गया था, जिसे रमन उसे गले लगाकर शांत करते हुए कहता है, पार्थ वी ब्रेव, ध्रुव को कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर उसने अब तक किसी सेफ इन्वायरमेंट को ढूंढ लिया होगा। मुझे लगता है वो भी बारिश रुकने का ही इंतजार कर रहा होगा। पार्थ रुद्र आवाज में कहता है, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। कितना अनलेस हूँ मैं, क्या करूँ मैं ऐसा। तभी कृति पार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, पार्थ, ध्रुव कोई आम इंसान नहीं है। सी इज ए एक्सीलेंट सर्वाइव। ही इज द मेरन माइक्रोस्ट्रेनेड। वो ज़रूर खुद और नेहा को भी बचा लेगा। फिलहाल हमें बारिश रुकने का इंतज़ार करना होगा। साथ ही इस बात की भी प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि ध्रुव और नेहा साथ हों। इधर यहाँ ये सभी लोग बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव नेहा को अपनी पीठ पर लाद कर ऊंचा पहाड़ पार कर चुका था। लेकिन अब उसे नीचे उतरते हुए नदी को भी पार करना था। एक ये चीज़ भी सबसे अच्छी थी कि जिस वैली के छोर से वो लोग आए थे, वहाँ उन्हें बाढ़ जैसी समस्याएं नहीं देखनी पड़ रही थी। वहीं अगर ध्रुव तुरंत का एक्शन नहीं लेता और ऊपर ही टाइम वेस्ट कर चुका होता, तो वो और नेहा इसी बाढ़ आए नदी में डूब रहे होते। ध्रुव ने जो रस्सी बांधी थी, अब समय आ गया था उसे निकालने का। साथ ही अब उसे नदी में तैरते हुए किसी सेफ प्लेस तक भी जाना था। ये घाटियाँ थीं जहाँ पर कई जगह पर गुफाएं भी थीं, लेकिन उन तक भी पहुँचने के लिए उन्हें नदी को पार करना ही होता। ध्रुव नेहा से कहता है, मुझे अभी तुम्हारा लॉक खोलना होगा और अभी हम दोनों को तैरते हुए सेफ किनारे पर जाना होगा। लगातार हो रही बारिश से भी उनको बचना था, इसलिए अब बस उनके पास यही आखिरी रास्ता बचा हुआ था। लेकिन नेहा नीचे नदी का पानी देखकर डर जाती है और ध्रुव के गले को जकड़कर कहती है, नहीं नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए। हम किनारे पर खड़े रहकर भी तो इंतज़ार कर सकते हैं। कोई ना कोई हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ ही जाएगा। नीचे इस नदी में तैरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बारिश से कोई डर नहीं है। नेहा कॉन्फिडेंट होकर कहने लगती है। वो अपने डूबने के डर के कारण इतने लगातार हो रही बारिश में भी भीगने को तैयार थी। साथ ही किनारा जहाँ पर इतनी फिसलन थी कि ध्रुव बस कैसे तैसे अपने एक पैर से खुद को संभाले हुए था। साथ ही ध्रुव ने नंगे हाथों से रस्सी को पकड़ा हुआ था, जिससे भी उसके हाथों में काफ़ी जगह जगह पर छीलने वाले निशान बनने लगे थे। ध्रुव नेहा को फिर से प्यार से समझाते हुए कहता है, अगर यहाँ थोड़ी देरी और टिके रहें तो ज़रूर कुछ घंटों में हम यहीं जमे हुए मिलेंगे। वी हैव टू गेट आउट ऑफ हियर। ठंड के दिनों में जितना ठंडा पानी हो जाता है, उससे कई ज़्यादा ठंडा बारिश का पानी, जिससे असर नेहा और ध्रुव पर हो रहा था। ध्रुव ये चीज़ को अपने गले पर भी महसूस कर पा रहा था। नेहा ने जिन हाथों से ध्रुव को पकड़ा हुआ था, वो थोड़ी देर में ही ठंडे पड़ने लगे थे। ध्रुव जानता था कि ज़्यादा देर यहाँ रुकना दोनों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। बेशक तैरते हुए उन्हें कोई किनारा या कोई सेफ जगह तो मिल ही पाएगी। आखिर अंत में ध्रुव को नेहा को ये कहकर मानना पड़ा कि उसे तैरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जैसे उसने अभी उसे पकड़ रखा है, ठीक वैसे ही वो उसे पकड़ कर रखे और वो तैरता हुआ उसे ये नदी भी पार करा देगा। नेहा को आखिरकार ध्रुव की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि रस्सी का इस्तेमाल ऊपर नॉट लगाने से हो गया था। इसलिए ध्रुव नेहा की कमर और अपनी कमर में बंधी रस्सी को ढीला कर देता है, जिससे दोनों एक साथ नीचे नदी में गिरते हैं।
क्योंकि यहाँ का पानी पहले समय से गहराई में होने के कारण धीमा था, इसलिए एक छलांग से ही ध्रुव और नेहा 10 फीट नीचे जा गिरते हैं। ध्रुव के बॉडी का प्रेशर लगातार तुरंत ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन पीठ पर नेहा का भी भार होने पर उसकी गति भी काफ़ी रुकावट भी आ जाती है। ध्रुव तो 1 मिनट तक अपनी सांस रोककर ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा आधे मिनट में ही सांस ना ले पाने की वजह से खुद ही ध्रुव को पकड़ना भूलकर हाथ पैर मारने लगती है। ध्रुव जब ये देखता है तो जल्दी से नेहा का हाथ पकड़कर ऊपर आता है और एक गहरी सांस लेता है। इस वक्त तक ठंडे पानी में सांस ना ले पाने से नेहा की हालत खांस खांस कर खराब होने लगती है। नेहा जस्ट होल्ड मी टाइट, थोड़ी दूर और। ध्रुव जल्दी से नेहा को अपनी पीठ पर टिकाने के साथ आगे की ओर तैरने लगता है। ध्रुव एक एक्सीलेंट स्विमर था, जिसके लिए यहाँ पर खुद को बचा कर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपने साथ एक लड़की को अपनी पीठ पर टिका कर तैरना, जिस पर ऊपर से गिरता बारिश का ठंडा पानी और नीचे नदी का हाथ गलाने वाला ठंडा पानी दिक्कतें कर रहा था। उसने नेहा को जल्दी जल्दी पानी के अंदर सांस लेने के लिए मना किया था, लेकिन नेहा का डर ही था कि वो यहाँ ध्रुव के बताए सभी चीज़ों का उल्टा कर रही थी। ये पानी इतना ठंडा था कि ध्रुव की भी रफ्तार थोड़ी देर में कम होने लगी थी। साथ ही उसे अपने पीछे नेहा भी ठंडे पानी में रहने की वजह से बेहोश होती हुई दिखाई देने लगी थी। नेहा के पैर जो पहले ध्रुव की पकड़ को पकड़े हुए थे, ठंडे पानी की वजह से वो अपने आप अपनी पकड़ को छोड़ चुके थे। नेहा को भी पता नहीं चला कि कब उसकी पकड़ ध्रुव के शरीर से ढीली हो चुकी है, लेकिन ध्रुव यहाँ हार नहीं मानता। उसने अपने एक हाथ से बार बार नेहा को संभाला भी, साथ ही तैरकर काफ़ी नदी के कम पानी वाले हिस्से तक को भी पार कर लिया था। ध्रुव जब देखता है कि अब नदी का पानी का स्तर कम हो चुका है, तो एक किनारे पर नेहा को लेकर आ जाता है। नेहा बहुत खामोश थी, इसलिए अब वो नेहा को नदी के किनारे बिठाया है तो नेहा का शरीर अपने आप एक तरफ लुढ़का हुआ जा रहा था। ओ डैम इट, नेहा नेहा वेकअप, ब्रीथ ब्रीथ नाउ। ध्रुव नेहा को सीपीआर देने लगता है। ध्रुव जल्दी से नेहा को लिटाकर उसके पेट से पानी निकालता है और ये चीज़ सच निकलती है कि नेहा ने अपने अंदर नदी का काफ़ी ठंडा पानी ले लिया था, क्योंकि ध्रुव के पीठ पर होने के साथ भी वो ठंड की वजह से सड़क के पानी में डूबती हुई जा रही थी। ध्रुव ने नेहा के मुंह से पानी को निकाल दिया था, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी उनके ठंड में इतनी देर भीगे हुए कपड़े पहनने से। यहाँ वैली में नीचे कुछ गुफाएं थीं, जिनमें से एक ध्रुव को सेफ दिखाई दे रही थी, किसी जंगली जानवर के, साथ ही बारिश के पानी से भी। ध्रुव नेहा को अपनी गोद में उठाकर सीधा उसी गुफा, जिसमें बस एक एंट्रेंस थी, लेकिन वहाँ पर एक चट्टान होने के चलते जानवर से भी बचा जा सकता था। ध्रुव ये चीज़ साफ देख सकता था कि ये पुराने ज़माने में किसी आदिवासियों ने अपने रहने की जगह बनाई होगी, और क्योंकि इस जगह पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए थे ट्रैकिंग करने, इसलिए इस जगह को अब तक किसी ने नहीं देखा। अंदर से देखने पर भी गुफा किसी इंसान ने चट्टानों को काट कर खुद के रुकने के लिए बनाई थी। नेहा हल्के हल्के होश में थी, जिसे ये पता चल रहा था कि ध्रुव और वो अब तक नदी में नहीं हैं, साथ ही वो लोग एक गुफा में आ गए हैं, लेकिन अब उसमें ज़्यादा देर अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। ध्रुव नेहा को जगाए रखने की पूरी कोशिश करता है,
लेकिन नेहा ऐसा लग रहा था कि इतने देर ठंडे पानी में रहने की वजह से उसके शरीर का ठंडे का असर होने लगा है और अगर नेहा के कपड़े अभी बदले नहीं गए तो नेहा को निमोनिया भी हो सकता है। नेहा, ओपन योर आई, यू हैव टू चेंज योर क्लॉथ नाउ। नेहा, कैन यू हेयर मी? ध्रुव को उम्मीद थी कि नेहा के पीठ पर लदे हुए बैग में कपड़े जरूर होंगे, लेकिन जब वो खोलकर अंदर देखता है तो उसे नेहा को उठाकर एक चपाट भी लगाने का मन करता है। अंत में एक गहरी सांस लेकर ध्रुव अपने आप से कहता है, अब बस यही एक रास्ता है, मुझे ये करना ही होगा। आखिर ध्रुव क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या नेहा की हालत सही में खराब हो जाएगी? आखिर ध्रुव नेहा को कैसे ठंड रखने से रोक पाएगा? क्या इन दोनों को मदद मिल पाएगी या किस्मत ही मिलाना चाहती है इन्हें एक साथ? जानने के लिए देखते रहिए अगला भाग। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय।